नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। हम लोहयुगीन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने महाकाव्यकालीन सभ्यता के बारे में चर्चा की। अब महाजनपद काल, जिसके बारे में कि कौन कौन से महाजनपद थे, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भारत में किसी एक छत्र राजा का राज्य नहीं था। भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। जिसमें कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे। यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, ना ही उसका एक छत्र राज्य था। संपूर्ण भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था और इन छोटे बड़े राज्यों में कुछ राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे। कुछ राज्य राजतंत्र थे तो कुछ गणतंत्र थे। और इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उस समय तत्कालीन समय में भारत की राजनीतिक स्थिति यूनान के समान थी और भारत के कुछ राज्य ऐसे थे जो यूनान के राज्यों से भी बहुत बड़े थे। ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो जनपदों का विस्तार हो गया तथा वे महाजनपद कहलाए। यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व कुछ बड़े बड़े जनपद बने जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। तो उन्हीं महाजनपदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इनके बारे में महाजनपदों के बारे में बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों के में जानकारियां मिलती है। जैसे अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र, जो एक जैन ग्रंथ है। इनमें हमें इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों में से हमें सर्वप्रथम 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम, जिसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जैसे मगध, वत्स और अवंती। जैसे तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम, इसमें 3 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मगध, वत्स और अवंती 3 है। इसमें मगध, वत्स और अवंती, इन 3 महाजनपदों का उल्लेख तमिल ग्रंथ जो शिल्पादिकारम है इसमें मिलता है। इसके साथ साथ पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसमें लगभग 40 जनपदों का उल्लेख मिलता है, और महाभारत में लगभग 250 जनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कुल 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। यानी 14 महाजनपदों में राजतंत्रीय व्यवस्था थी, तो 2 गणतंत्रों में वह गणतंत्रीय व्यवस्था थी। जिससे जो 2 गणतंत्र थे उनमें गणतंत्रीय व्यवस्था थी। ये 2 थे वजी और मल। इनमें से 14 राजतंत्र थे और 2 वजी संघ
वजी संघ और दूसरा मल्ल संघ, ये गणतंत्र थे। यानी 16 में से 14 राजतंत्र और 2 जो है वो वजी और मल्ल, ये गणतंत्र थे। डॉक्टर वीएस अग्रवाल ने ईसा पूर्व लगभग 1000 से लेके 500 ईसा पूर्व के काल को जो है जनपद युग की संज्ञा दी है। यानी जो डॉक्टर वीएस अग्रवाल है, उन्होंने 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो महाजनपद जनपद का युग माना है। तो वह कौन कौन से जनपद थे, वह 16 जनपद कौन कौन से थे और उनके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले आता है काशी। पहला बात करें तो जो था वह काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। और यह जनपद जो है, इसके संस्थापक दिवोदास को माना जाता है। और यह वाराणसी वरुणा और अरसी नदियों के बीच स्थित थी और यह सबसे प्राचीन माना गया है। और काशी जो है जनपद था, यह धन संपदा से परिपूर्ण था, काफी समृद्ध था। और इसी काशी की धन संपदा और समृद्धि जो है इसके पतन का कारण बनी, क्योंकि जो बाद के जो शासक हुए, जो शक्तिशाली शासक हुए, उन्होंने जो है इन पर अपना इस धन और समृद्धि के कारण इन पर अपना आक्रमण किया और इस काशी का पतन हो गया। तो इसकी समृद्धि इसी के पतन का कारण बनी। तो यह काशी जो है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और इसके संस्थापक दिवोदास को माना जाता है। और अथर्ववेद में काशी के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में जो है काशी के निवासियों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसका नगर बनारस जो है वह संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध था। इस राज्य पर ब्रह्मदत्त व उसके वंशजों ने शासन किया, परंतु कालांतर में कौशल के राजा कंस ने, कौशल का जो राजा था, कौशल का राजा कंस, बाद में जो है कौशल का राजा कंस ने जो है इस पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य में इसको मिला लिया। दूसरा जो था वह था कौशल। कौशल दूसरा जो महाजनपद था कौशल, और जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। यानी कौशल जो महाजनपद था, यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था। और अयोध्या और साकेत इसके 2 अन्य प्रसिद्ध नगर थे। सरयू नदी इस राज्य को उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विभाजित करती थी। यानी ये सरयू नदी थी वह कौशल को 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल, इन 2 हिस्सों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। यह जो है कौशल, ये सरयू नदी कौशल के बीचों बीच बहती थी और इसे 2 भागों में बांटती थी। एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, और दूसरा, ये पहला और ये दूसरा दक्षिणी कौशल, दूसरा दक्षिणी कौशल जिसकी जो है राजधानी कुशावती थी। जिसकी राजधानी कुशावती थी। तो सरयू नदी कौशल के बीचों बीच बहती थी, जिसे 2 हिस्सों में बांटती थी कौशल को। एक उत्तरी कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और दूसरा दक्षिणी कौशल जिसकी राजधानी कुशावती थी। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महित से की जाती है और कौशल में ही शाक्यों का कपिलवस्तु, जिसका जो बुद्ध के जन्म से संबंधित है, गणराज्य स्थित था। इसके साथ साथ कुशावती नगर
एवं अयोध्या भी शामिल थे। कौशल का मगध के साथ संघर्ष बुद्ध के समय की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी जब बुद्ध के समय जो है कौशल का मगध के साथ संघर्ष होता है और यह जो है एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा प्रसेनजीत था। बुद्ध के समकालीन शासक जो था वह प्रसेन बुद्ध के समय यहाँ का शासक जो है वह प्रसेनजीत था और इसने जो है काशी को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसकी बहन कौशला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। यानी जो प्रसेनजीत था उसने, ये यहाँ का शक्तिशाली शासक था और ये बुद्ध का समकालीन शासक था और इसकी बहन कौशला देवी का विवाह जो है बिंबिसार के साथ हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण जो महाजनपद था, तीसरा महाजनपद अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। यह आधुनिक बिहार के भागलपुर व मुंगेर जिले में स्थित था। जो आधुनिक बिहार है उसका जो क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। जो चंपा है इसको पुराणों में कई बार छोटा प्रश्न भी आता है कि मालिनी किसका नाम था, तो जो है पुराणों में इसे मालिनी कहा गया है। पुराणों में इसे चंपा को मालिनी नाम दिया गया है या मालिनी नाम से कहा गया है। चंपा नदी इस महाजनपद को मगध राज्य से पृथक करती थी। यानी जो चंपा नदी थी, ये चंपा इनकी राजधानी का भी नाम था और यहाँ जो चंपा नदी बहती थी वह जो है इस अंग राज्य को या अंग महाजनपद को जो है वह मगध से पृथक करती थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इस राज्य पर ब्रह्मदत्त को मारकर मगध के शासक बिंबिसार ने अधिकार कर लिया। यानी लगभग जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का जो शासक ब्रह्मदत्त था उससे मारकर बिंबिसार ने अंग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया या अपना अधिकार जमा लिया। चौथा महाजनपद जो है वह मगध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी विख्यात रहा है। मगध, जिसके बारे में हमने काफी पढ़ा भी है। मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज या इसे राजगृह भी कहा जाता है, इसकी राजधानी थी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। यह आधुनिक पटना, गया एवं शाहबाद जिले के क्षेत्र से मिलते। यानी जो मगध का क्षेत्र था वह आधुनिक पटना, गया और शाहबाद जिले के क्षेत्र सम्मिलित था इसमें मगध के अंतर्गत। और बिंबिसार ने गिरिब्रज का नाम बदलकर राजगृह रख लिया था। यानी जो इसकी राजधानी गिरिब्रज थी इसका नाम राजगृह जो है यह बिंबिसार ने रखा था। बिंबिसार ने गिरिब्रज का नाम बदलकर राजगृह रख लिया था। बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी और पाटलिपुत्र राजधानी बनने के बाद इसका उल्लेख, मगध का उल्लेख अथर्ववेद में भी हुआ है। अथर्ववेद तथा पंचविश में मागधों को ब्रात्य कहकर उनकी निंदा की गई। यानी जो अथर्ववेद है और पंचविश है ग्रंथ, इनमें मागधों को यानी मगध के निवासियों को ब्रात्य कहकर उनकी निंदा की गई है। यानी अथर्ववेद तथा पंचविश में मागधों यानी मगध के निवासियों को
मागधों को ब्रात्य कहकर इनकी निंदा की गई है, कहकर इनकी निंदा की गई है। जो अर्थवेद ग्रंथ और पंचविश है, इनमें मागधों को ब्रात्य कहकर इनकी निंदा की गई है। उसके बाद अगला महाजनपद है वह है वजी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट छठा, वजी जिनकी राजधानी वैशाली थी, जिनकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली वजी संघ के साथ साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी, यानी जो वैशाली थी वह वजी संघ की तो राजधानी थी, लेकिन इसके साथ साथ वह लिच्छवियों की भी राजधानी थी। यह वजी जो है वह 8 जनों का संघ था। इसमें कुल 8 जन संघ शामिल थे। ये 8 जनों का एक संघ था जो वजी था। इसकी राजधानी वैशाली थी और वैशाली इसकी राजधानी होने के साथ साथ जो है लिच्छवियों की भी राजधानी थी। और इसमें विदेह, ज्ञात्रक, लिच्छवी और स्वयं वजी संघ शामिल था, यानी इसमें विदेह, ज्ञात्रक, लिच्छवी और स्वयं वजी संघ इसमें शामिल थे। सबसे मुख्य लिच्छवी थे और महावीर स्वामी यहीं के थे, यानी इससे संबंध जो है महावीर स्वामी का भी संबंध रहा है, यहीं के निवासी थे, महावीर स्वामी का संबंध रहा है। तो वजी जिसकी राजधानी वैशाली और यह 8 जनों का संघ था जिसमें ये प्रमुख थे, और इसका वजी का संबंध जो है महावीर स्वामी से भी माना जाता है। तो महावीर स्वामी कहाँ यहीं के थे। इसके बाद छठा जो है राज महाजनपद सातवां, पांच और छठा जो है वह है मल जिसकी राजधानी जो है कुशीनगर थी। इसकी राजधानी कुशीनगर थी। सातवां मल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। मल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। यह महाजनपद उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। यह जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था और इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी कुशीनगर थी, जो वर्तमान कस्या है वह उस समय कुशीनगर कहलाता था, तो एक की राजधानी कुशीनगर थी, और दूसरे की पावा जो वर्तमान पदसैन है वह उस समय पावा कहलाता था। मल गणतंत्र कुल 9 कुलों का समूह था। उसमें वजी में 8 थे, तो इसमें जो है 9 वंश थे या 9 कुल थे। 9 कुलों का ये संघ था, समूह था। पावा के मल्लों ने एक उद्भटक या संस्थागार, जिसे सभा भवन भी कहा जाता है, बनवाया था और जिसका उद्घाटन महात्मा बुद्ध ने किया था। यानी एक सभागार या संस्थागार का निर्माण कराया था जिसका उद्घाटन जो है महात्मा बुद्ध ने किया था। उसके बाद सातवां जो महाजनपद था वह चेदी था और इसकी राजधानी जो है वो थी सोतिवती। सोतिवती, यहाँ से शक्तिमती भी कहा जाता है, शक्तिमती भी कहा जाता है, यह इसकी राजधानी थी। आधुनिक
बुंदेलखंड में स्थित था। जो चेदीगढ़ था महाजनपद, वह आधुनिक बुंदेलखंड में स्थित था। उसके बाद 8वां महाजनपद था, वह था वत्स। 8वां जनपद वत्स। वत्स, 8वां महाजनपद वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक पौरवंशी उदयन था। बुद्ध के समय यानी बुद्ध का समकालीन शासक जो था वह उदयन था। उदयन था, ये बुद्ध का समकालीन था। और भास की रचना स्वपनवास वदता, और इसके साथ साथ जो है हर्ष की रचना रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों नाटकों का, यानी भास की रचना या नाटक स्वपनवास वदता और हर्ष की रचना जो है रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों नाटकों का जो नायक है वह उदयन ही था। वत्स सूती वस्त्रों के लिए काफी प्रसिद्ध था। जो वत्स था वह सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही विशेष रूप से प्रसिद्ध था। यहाँ का सूती वस्त्र काफी प्रसिद्ध था। और उदयन की मृत्यु के बाद मगध ने इस राज्य को हड़प लिया। जब उदयन की मृत्यु हो गई तो वत्स पर जो है मगध ने अधिकार कर लिया गया। उसके बाद आता है कुरु, 9वां कुरु जनपद महाजनपद। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी। यह आधुनिक दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र कुरु महाजनपद माना जाता है। और यहाँ पांडव युधिष्ठिर थे के वंशजों ने इस पर शासन किया। महात्मा बुद्ध के समय कुरु महाजनपद अपनी ख्याति और समृद्धि खो चुका था। यानी जब महात्मा बुद्ध का समय था तो उस समय तक जो है यह अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका था। यह जनपद अपनी प्रतिष्ठा और ख्याति समृद्धि सब कुछ खो चुका था। उसके बाद 10वां जो है वह है पांचाल। पांचाल महाजनपद काल। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा दक्षिणी पांचाल। ये दो भागों में विभक्त था। जो पांचाल था वह दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। इसकी राजधानी अहिछत्र थी। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। जो दक्षिणी पांचाल था इसकी राजधानी जो है वह काम्पिल्य थी। ये दो पार्टों में, दो भागों में विभक्त था पांचाल। इसकी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। यह वर्तमान रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य स्थित था। जो पांचाल था वह वर्तमान में रुहेलखंड और यमुना नदी के मध्य का स्थित था। उसके बाद 11वां आता है मत्स्य। मत्स्य महाजनपद।
मत्स्य जनपद जो है वह राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर जिलों में फैला हुआ था। यानी जो राजस्थान का क्षेत्र है, भरतपुर, जयपुर और अलवर, इनमें मत्स्य जनपद फैला हुआ था, महाजनपद फैला हुआ था। और इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी जो है वह विराटनगर थी। 12वां महाजनपद सूरसेन था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन 12वां जनपद, जो इसकी राजधानी मथुरा थी, यह यादवों का राज्य था। उसके बाद 13वां अस्मक जो है इसकी राजधानी पोतन या पोटिल थी। इसकी राजधानी पोतन, इसे पोटिल भी कहा गया है, इसकी राजधानी थी। और अस्मक की खास बात यह है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। यानी यह जो है अस्मक, यह दक्षिण भारत, बाकी सारे जो है महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे, जबकि एक अस्मक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यह दक्षिण भारत में स्थित था और दक्षिण भारत का यह जो है एकमात्र महाजनपद अस्मक था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटिल जिसे कहा गया है। इसके साथ यह गोदावरी तट पर स्थित था और आदम स्थल है जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर जो है अस्मक जनपद उत्कीर्ण है या लिखा हुआ है। उसके बाद 14 है अवंती। अवंती जो है वह ये भी दो पार्टों में या दो भागों में विभाजित था। एक था उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। यह दो भागों में बांटा हुआ था। एक उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती दो भागों में बांटा हुआ था, जिसमें उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। इसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसकी राजधानी जो है वो महिष्मती इसकी राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। मगध के अतिरिक्त एक अवंती ही ऐसा क्षेत्र था या महाजनपद था जहां लोहे की खानें थी। यानी एक तो मगध में थी, दूसरी यहां लोहे की खानें थी अवंती में। लोहे की खानें स्थित थी अवंती में, लोहे की खानें स्थित थी। और अवंती का विलय जो है वह मगध के शिशुनाग ने अवंती का विलय अपने शासनकाल के दौरान अवंती का विलय अपने मगध में कर लिया था, राज्य में कर लिया था। 15वां है कंबोज। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। कंबोज जो महाजनपद था उसकी राजधानी राजपुर और
या हाटक थी, इसे हाटक भी कहा जाता है। यह गांधार का पड़ोसी महाजनपद था। इसमें जम्मू कश्मीर, सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भू क्षेत्र सम्मिलित था। यानी जो कम्बोज महाजनपद था उसमें जम्मू कश्मीर का सीमांत क्षेत्र और इसके साथ साथ अफगानिस्तान का कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत शामिल था। यानी जो कम्बोज था इसमें जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान का क्षेत्र इसमें शामिल था। कम्बोज की एक विशेषता थी कि यह अपने घोड़ों के लिए बहुत विख्यात था। कम्बोज के घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे। कम्बोज के घोड़े जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध थे। 16 गांधार, गांधारी का प्रदेश गांधार। 16वां जो महाजनपद था वह था गांधार। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला गांधार काबुल घाटी में पड़ता था। पुष्कलावती आधुनिक जिसे चारसदा कहा जाता है, गांधार का दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। भरत का पुत्र पुष्कर पुष्कलावती नगर का संस्थापक माना जाता है। यानी भरत जो थे उनका पुत्र पुष्कर था, वह पुष्कलावती नगर का संस्थापक माना जाता है। यहाँ का शासक पुकुसाती पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन करने पैदल गया था। यानी जो यहाँ का शासक था पुकुसाती, पुकुसाती यह पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन के लिए गया था। यानी पैदल यात्रा करके बुद्ध के दर्शन करने के लिए यह गया था। तो ये थे महाजनपद 16। इसके साथ साथ कुछ गणराज्य थे जिनकी शासन प्रणाली कैसी थी। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में वजी, कुरु, पांचाल, कम्बोज, मल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो गणराज्य कौन कौन से थे? तो गणराज्यों में बात करें, कुछ गणराज्य भी थे उस समय। ये तो थे महाजनपद, इनके साथ कुछ गणराज्य थे। तो गणराज्यों में जो है वजी, कुरु, पांचाल, वजी, कुरु, पांचाल, शाक्य आदि कुछ गणराज्य थे। और इनमें कोई राजवंश की व्यवस्था नहीं थी। यानी यहाँ पर जनतंत्र था, कोई परंपरागत राजा नहीं था। राजा की संपूर्ण शक्ति जो है जनता के हाथों में नहीं थी। कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्यों में प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था। न कोई छोटा था और न ही कोई बड़ा था, सभी समान थे। शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। यानी गणराज्य व्यवस्था में जो है सब समान थे, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी और सभी अपने को जो है राज्य का राजा ही मानते थे। और इसके साथ साथ शासन व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती थी या उनका चुनाव किया जाता था। तो गणराज्य में क्या क्या थे? तो मैं एक था राष्ट्रपति, जिसे गणपति भी कहा जाता था। ये मुखिया होता था जिसे गणपति भी कहा जाता था। गणपति होता जिसका चुनाव किया जाता था, अपने में से किसी को चुनते थे गणपति, जिसे गणपति श्रेष्ठ, गणश्रेष्ठ या गणराज्य या संघ मुख्य कभी कहा जाता था। इसका चुनाव किया जाता था। इसे राजा भी कहा जाता था। इसको गणपति के साथ साथ राजा भी कहा जाता था या गणश्रेष्ठ भी कहा जाता था और गण मुख्य भी कहा जाता था। गण मुख्य भी कहा जाता था और राजा भी कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन जो थे वह शाक्य गणतंत्र के तथा चेटक लिच्छवियों के गणपति थे। महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन वह शाक्य के और चेटक जो थे वह लिच्छवियों के गणपति थे। गणपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। गणपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी।
मंत्रिपरिषद होती थी और यह मंत्रिपरिषद जो है गणपति को शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण राय देती थी, सलाह देती थी। यह एक प्रकार की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी। इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी, यानी कुल 9 मंत्री होते थे मंत्री परिषद में। इसका कार्य गणपति को या गणश्रेष्ठ को या राजा को सलाह देना होता था, महत्वपूर्ण निर्णयों में सलाह देना होता था, और इनकी सदस्य संख्या 9 होती थी। इसके बाद मंत्रिपरिषद के बाद जो है परिषा मुख्य संस्था थी। परिषा मंत्री गणपति और मंत्रिपरिषद परिषा के प्रति उत्तरदायी थे। परिषा गणराज्य की मुख्य संस्था थी। इससे परिषद भी कहा जाता था। यह वर्तमान लोकसभा के समान थी, यानी जो परिषा थी यह वर्तमान में जो है लोकसभा के समान थी। और जो मंत्रिपरिषद थे या गणपति था वह जो है परिषा के प्रति उत्तरदायी था। जिस प्रकार वर्तमान में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य है, उसी प्रकार ये परिषा के प्रति उत्तरदायी थे। ये वर्तमान लोकसभा के समान होती थी और इनकी जो प्रतिनिधि संख्या थी वह जनसंख्या पर आधारित थी, यानी कितने सदस्य होंगे तो वह जनसंख्या पर आधारित होती है। जैसे वर्तमान में अभी लोकसभा सदस्य किस राज्य के कितने लोकसभा सदस्य होंगे तो ये जनसंख्या पर निर्धारित होता है। तो उसी प्रकार परिषा में भी इस प्रकार व्यवस्था होती थी, यानी इनकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी यह जनसंख्या पर आधारित होता था। नेक्स्ट था संस्था। संस्थागार। परिषा की बैठक संस्थागार में होती थी, जिसे सभागार या संस्थागार कहा जाता था, और यह एक लोकसभा भवन के समान थी। यानी वर्तमान में जैसे लोकसभा भवन होता है जहां लोकसभा की सभा होती है, मीटिंग होती है या जो भी होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा होता था, जिसे संस्थागार या सभागार कहा जाता था। परिषा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य और गणपति इसमें सम्मिलित होते थे, एकत्रित होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद होता था, चर्चा करते थे और बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। और इसके साथ साथ पक्ष और विपक्ष में मतदान की भी व्यवस्था होती थी और इसके लिए मतदान के लिए रंगीन सलाखाओं का प्रयोग किया जाता था। यानी अलग अलग प्रकार की रंगीन सलाखाएं होती थी जिसमें जो है विपक्ष के और पक्ष के आदि मतों का उल्लेख किया जाता था या किया जाता था। और इसके साथ साथ संस्थागार में एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य था, जरूरी था, और जिस प्रकार आधुनिक समय में उसे कोरम कहा जाता था, उसी प्रकार उसमें जो है एक निश्चित सदस्य संख्या का होना जरूरी होता था। और जो रंगीन सलाखाएं होती जो पक्ष और विपक्ष से संबंधित होती थी उसको एकत्रित करने वाला अधिकारी जो है वो सलाका ग्राहक कहलाता था। जो पक्ष और विपक्ष में जो होती थी रंगीन सलाखाएं, उनको ग्रहण करने वाला अधिकारी जो है सलाका ग्राहक कहलाता था। और इसके साथ संस्थागार में बैठने के लिए एक स्थान, निश्चित स्थान होता था जिसे आसन कहा जाता था, और उस आसन पर बिठाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। बैठने की जगह को आसन कहा जाता था और उसके अधिकारी जो होता था उसे आसन प्रज्ञापक, आसन आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। यानी संस्थागार में जो मत विभाजन होता था उसमें सलाखाओं को ग्रहण करने वाला अधिकारी या एकत्रित करने वाला अधिकारी सलाखा ग्राहक कहा जाता था, और जो बैठने की व्यवस्था होती थी उसे आसन कहा जाता था, और आसन पर बिठाने वाला जो अधिकारी होता था उसे आसन प्रज्ञापक कहा जाता था। इसके साथ साथ सेना व पुलिस भी होती थी जो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के सहायक होती थी, जो व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखती थी, और गणराज्य की रक्षा के लिए सेना का गठन भी किया जाता था। संचालन सेनापति द्वारा किया जाता था और उसकी सहायता के लिए कई प्रकार के सेनानी होते थे। सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणपति करता था, यानी जो मुखिया होता था, गणश्रेष्ठ होता था या गणपति या राजा जिसे कहा जाता था, वह सेना की और उसकी सेनापतियों की नियुक्ति करता था। और एक विशेष बात यह होती थी कि जब युद्ध काल होता था तो संपूर्ण सेना जो है, संपूर्ण जनता जो है वो सेना का साथ देती थी,
उसका साथ देती थी। इसके साथ साथ नगरों और राजधानी की व्यवस्था के लिए, कानून की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। पुलिस का मुख्य काम कानून व व्यवस्था बनाए रखना था। इसके अलावा कुछ अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी थे, जिसमें शासन का काम चलाने के लिए कई नागरिक जो है अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। जैसे अधिकारियों में आसन प्रज्ञापक, गणपूरक, सलाका ग्राहपक, महापात्र, व्यावहारिक, सूत्रधार आदि जो है अन्य अधिकारी कहलाते थे। संकट काल में गणराज्य के सभी नागरिक जो है गणराज्य के सेवक माने जाते थे और उनकी सेवा ली जाती थी। इसके साथ साथ न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था में जो है न्याय व्यवस्था का उत्तम प्रबंध था। छोटे मोटे स्थानीय सभाएं जो होती थी न्यायालयों की तरह काम करती थी, न्यायालयों की भी व्यवस्था थी। और इसके साथ साथ परिषद, मंत्री परिषद और गणपति भी न्याय का काम करते थे। कर और आय व्यय किस प्रकार का होता था, तो जो है गणराज्य का शासन चलाने के लिए गण के लोगों को कर देना पड़ता था। कृषि, व्यापार, व्यवसाय पर भी कर लिया जाता था। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी आय कहलाती थी। वनों, खदानों एवं अन्य कर के साधन से भी गणराज्य की आमदनी होती थी। प्रशासकीय इकाइयां कौन कौन सी थी, तो इसमें है समस्त गणराज्य प्रांतों, जिलों और तहसीलों और गांवों में विभक्त था। कई जातियों ने मिलकर गणराज्य बनाए, जैसे वजी 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था जिसमें 8 जन थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के में गणराज्यों की शासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी मिलती है। तो ये थे गणतंत्र, गणराज्य, जिनकी शासन व्यवस्था कि उसमें कोई राजतंत्र नहीं था, अनुवांशिक राजा नहीं होता था, जनता समान थी, राजा का चुनाव किया जाता था और इसमें जो है युद्ध के समय संपूर्ण जनता जो है वह उसकी सेना की सहायता करती थी। छोटे छोटे राज्यों के संघ होते थे और जिनमें से एक को मुखिया बनाया जाता था, या जिसे राजा, गणपति या गणश्रेष्ठ भी कहा जाता था। उसके बाद कुछ समय बाद जो है उनका गणराज्यों का पतन हो गया। इसके पतन के क्या क्या कारण थे, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के गणराज्य अधिक समय तक टिक नहीं सके और बहुत जल्द ही इनका जो है राजतंत्रों द्वारा, जो राजतंत्र व्यवस्था जहाँ थी उनको जो है साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों ने जो है इनका पतन कर दिया, इनको शिकार होना पड़ा। तो क्या कारण थे इनमें, तो इनके कारण कुछ विशेष कारण थे जिनसे गणतंत्र राज्यों का पतन हुआ। जैसे एकता का अभाव, इनमें आपस में एकता का अभाव था, आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण जो है शक्तिशाली जो राजतंत्र थे उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा सदस्यों में दलबंदी थी और आपसी सहयोग और विश्वास की कमी थी, स्वार्थी थे, व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाता था, जिसके कारण कई बार विद्रोह हो जाते थे और गणराज्य पतन हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे कारण रहे होंगे जिनसे इनका पतन हो गया। तो ये थे मुख्य 14 महाजनपद काल, महाजनपद जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगला टॉपिक अगली कक्षा में, तब तक के लिए